हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2021 का जीएस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 43 क्वेश्चन को कर लिया है। आज के इस वीडियो में आगे के कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सारे हिस्ट्री के प्रश्न हैं, तो हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको आज डिस्कस कर लेंगे। कल से जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। यहाँ पर पूछा है कि ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन है, इसके रचयिता कौन है या इससे संबंधित कौन है। ये क्या है? अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य है, यानी कि यह जो प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अनुवाद है, किसमें? अंग्रेजी के अंदर। तो इसको किसने किया था वो हमें यहाँ बताना है। अगर ऐसा फैक्चुअल प्रश्न आए तो उसमें भी हम किस प्रकार से सोच सकते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सीधा स्पष्टता लिख दिया यूपीएससी ने कि प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य। अगर यूपीएससी पूछ लेता था तो सीधा पूछ लेता कि इनमें से कौन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। यहाँ पर ये वर्ड दिया ना, अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य, इसी में ही क्या है आंसर छिपा हुआ है। ये यूपीएससी ने जानबूझ कर दिया है। ऐसे जो कीवर्ड होते हैं यूपीएससी जो आपको आंसर में हेल्प करने, यूपीएससी जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करने के लिए देता है, उनको फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो अब आप थोड़ा सा गैस करेंगे तो आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। इन सभी में से जवाहरलाल नेहरू थे, वो बिल्कुल धार्मिक नहीं थे, समाजवादी किस्म के व्यक्ति थे, ठीक है, उनको तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। बी आपको हो जाएगा एलिमिनेट। धार्मिक व्यक्तियों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा धार्मिक इनमें से आपको कौन लग रहा है? तो इसमें से सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति हैं गांधी जी। आंसर है सी। अगर आपको बिल्कुल पता ना हो तो इस प्रकार से गैस कर सकते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन करना ही है तो कौन से भी करेंगे, इस प्रकार से सोच के कर सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरी बात भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यानी कि जेल से लिखे गए गीत। तो जेल में सबसे अधिक रहे कौन थे, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन है वो भारतीय जो धार्मिक गीत थे, जो तुलसीदास के, सूरदास के और पुराने धार्मिक गीत हो गए, उन सब का ये क्या है अंग्रेजी में अनुवाद है। जो गांधी जी थे वो भारतीय धार्मिक ग्रंथों की जो बातें थी उनके बारे में जो अंग्रेज लोग थे उनको क्या करना चाहते थे, बताना चाहते थे। तो इसका आंसर सी हो गया। अब यहाँ पर जो भी चारों ऑप्शन है इनके बारे में हम देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म हुआ था 1856 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये जो प्रसिद्ध कथन है वो इन्हीं का ही है। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे ये। अन्य संस्थापक कौन थे? गोपाल गणेश अगरकर, एम.जी. रानडे और वी.जी. छिब्बोन। वैलेंटाइन सरोल ने तिलक को कहा था भारतीय अशांति का जनक। इंडिया अनरेस्ट नाम की इनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने कहा था जो तिलक है वो भारतीय अशांति का जनक है। 1890 में आईएनसी में शामिल हो गए थे, गरम दल से संबंधित थे। 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच, तो उसमें गरम दल के साथ थे। इंडियन होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की थी अप्रैल 1916 में। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी तिलक ने। कहाँ पर? बेलगाम में। इनके पत्र थे, एक तो था साप्ताहिक केसरी जो किसमें था, मराठी में था, और एक था मराठा पत्र, वो था इंग्लिश के अंदर। इनकी बुक है गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेद, ये इनकी दो पुस्तकें भी हैं। कभी प्रश्न आ जाए गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो वो है तिलक की। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु हुई थी 1964 में। आईएनसी अध्यक्ष रहे थे 1929 लाहौर वाले अधिवेशन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसमें दूसरे सत्याग्रही थे, पहले थे विनोबा भावे। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 1879 में, मृत्यु हुई थी 1949 में। भारत की कोकिला इनको कहा जाता है। इनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के रूप में मनाया जाता है। केसर हिंद की इनको उपाधि दी गई थी, प्लेग के दौरान इन्होंने काफ़ी सेवा की थी इसके लिए। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्षता थी और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्षा थी। 1917 के अंदर जो अधिवेशन था उसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, वो थी पहली महिला अध्यक्ष और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये यूपी की राज्यपाल रही थी और राज्यपाल पद संभालने वाली पहली महिला थी। इनकी कृतियाँ हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये इनकी कुछ कृतियाँ हैं, इनके नाम भी आप ध्यान में रखना। और अंत में है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि सारी स्पेक्ट्रम इनसे भरी हुई पड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत इनको देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। इनकी डेथ 1948 में हुई थी। फादर ऑफ नेशन इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो इनके पॉलिटिकल मेंटर थे। 1893 से 1915 तक ये कहाँ रहे थे? साउथ अफ्रीका में रहे थे। और 9 जनवरी को ये कहाँ आए थे? भारत आए थे वापस अफ्रीका से। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके कंट्रीब्यूशन क्या है? जो चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई, खेड़ा सत्याग्रह हो गया,
अहमदाबाद मिल पहली भूख हड़ताल थी और खेड़ा सत्याग्रह पहला असहयोग आंदोलन था उनका। नेशनल वाइड मास मूवमेंट इनके कौन से थे? रूलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। गांधी इरविन पैक्ट फेमस है 1931 में हुआ था और पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में। ये इनकी कुछ बातें होगी। इन्होंने बुक लिखी थी हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोग। इनके साप्ताहिक थे हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है, इज गिवन बाय इंडिया फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू गांधीयन मेथड्स। ये होगी गांधी जी से संबंधित थोड़ी सी बातें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम। यहाँ पर प्रशासनिक शब्द है जिसके आधार पर क्षेत्रों को बांटा गया था। इनमें से कौन सा छोटा क्षेत्र को दर्शाता है, उसके बाद कौन सा बड़ा और सबसे बड़ा क्षेत्र है उसको कौन दर्शा रहा है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर एनसीईआरटी थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ रखी है तो ये प्रश्न तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। एनसीईआरटी के अंदर जो सतीश चंद्र वाली उसमें सीधे सीधे लिख रखा है, वहाँ पर इन वर्ड पर भी गौर ना किया हो तो एक बात तो आपको पता होगी कि अकबर ने जो पूरा अकबर का प्रांत था उसको 12 सूबों में बांटा था, यानी कि 12 राज्यों में बांटा था। यानी कि यहाँ पर क्या है, सूबे का मतलब है राज्य, यानी पूरा देश हो गया, देश के बाद क्या है राज्य, तो सूबा है राज्य। अकबर ने पूरे जो प्रांत था या पूरा देश था उसको 12 सूबों में बांटा था। ये तो वहाँ पर सीधा लिख रखा है और 12 सूबों के नाम भी लिख रखे हैं। इस चीज़ को तो गौर किया ही होगा। तो यहाँ पर सूबा क्या है, सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब है परगना और सरकार में। हमारे राजस्थान में अभी भी वर्ड चलता है, ये इनका परगना से इस घराने से आते हैं, इस परगने से आते हैं, इस टाइप से। परगना क्या है, सबसे छोटी इकाई हो गई। उसके बाद जाती है सरकार और सबसे बड़ा है सूबा। तो आंसर है इसका ए। अकबर ने जो 12 सूबों में बांटा था उसमें 12 सूबों के नाम थे बंगाल, बिहार, इलाहाबाद। ये 3 सूबे पूर्वी साइड के हो गए। फिर आते हैं अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, ये पश्चिमी क्षेत्र के सूबे आ गए। और अजमेर, मालवा और गुजरात, ये दक्षिणी क्षेत्र के सूबे आ गए। तो ये 12 सूबों में अकबर ने पूरे अपने प्रांत को बांटा था। मध्यकालीन भारत में खासकर मुगल काल के दौरान बेहतर प्रशासन के लिए साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। आकार के बढ़ते क्रम में सही है परगना, सरकार और सूबा। परगना सबसे छोटी इकाई, परगना गांवों का एक समूह होता था। यह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी जिसमें कई गांव शामिल थे, जिसका प्रबंधन आमतौर पर कानूनगो और चौधरी जैसे अधिकारी द्वारा किया जाता था। सरकार मध्यवर्ती इकाई है। सरकार परगनाओं का एक समूह था। यह एक मध्यवर्ती प्रशासनिक प्रभाग के रूप में कार्य करता था, जिसका नेतृत्व फौजदार और आमिल करते थे। अब आमिल के कौन है, राजस्व संग्रह करता। अब कभी वर्ड आ जाएगा आमिल किससे संबंधित है, तो वो है राजस्व संग्रहकर्ता से संबंधित। सूबा सबसे बड़ी गई, सूबा सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग था जो एक प्रांत के बराबर होता था और इसका शासन एक सूबेदार द्वारा होता था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य कई सूबों में विभाजित था। कुल 12 सूबे थे, अभी हमने देखे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। सीधा सीधा एनसीईआरटी में है ये, मतलब यूपीएससी एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं है। ये बात तो श्योर हो रही है। यहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्न हो गए, सारे के सारे क्या आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसका आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हिंदू महिला विद्यालय के सचिव के रूप में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्कूल के विकास और सफलता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में बैथ्यून महिला विद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। 1849 में कलकत्ता में स्थापित बैथ्यून फीमेल स्कूल महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भारत का पहला स्कूल था। इसकी शुरुआत हिंदू फीमेल स्कूल के रूप में हुई थी। ब्रिटिश सरकार के सुधारवादी अधिकारी जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा दक्षिण रंजन मुखर्जी जैसे समाज सुधारकों के सहयोग से इस स्कूल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है सी। एनी बेसेंट थी, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। किसने की थी, ब्लावाटस्की और अल्काट ने। 1917 में ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। साथ ही में 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर, बनारस में। और यही आगे क्या बना था, बीएचयू बना था। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर है, एक कॉमनवेल्थ और एक है न्यू इंडिया। और एनी बेसेंट ने बुक भी लिखी है। एक बुक का नाम है द एंसेंट विजडम और दूसरी बुक का नाम है इंडिया अ नेशन। ये इनकी कुछ फेमस बुक है। देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इनका जन्म हुआ था 1817 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1905 में। रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनके पिता थे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और यह ब्रह्म सभा से संबंधित थे। 1867 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म सभा को इन्होंने संभाला था।
डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। इसके बारे में अभी हमने देख लिया ऊपर वाले प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। एनसीईआरटी का सीधा सा प्रश्न। अब आप सोचेंगे बार बार एनसीईआरटी का कह रहे हो, तो सीधे सिंपल प्रश्न है ये। इनके बारे में क्या ही बताएं, अब सीधे सीधे लाइन उठा के पूछा है आपको। तो ये संबंधित हैं, तो ये तीनों नाम है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये आईएनए ऑफिसर है, जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी उसके ये ऑफिसर थे। तो आजाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में इनको याद किया जाता है। डी है इसका आंसर। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम कुमार सहगल आईएनए के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों और नेताजी के विश्वसनीय सहयोगी थे। ये तीनों अधिकारी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना का हिस्सा थे, जिसने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इन तीनों को रेड फोर्ट ट्रायल के लिए भी याद किया जाता है। इन तीनों को एक कटघरे में खड़ा करके इन पर ट्रायल चलाया गया था। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर आईएनए में उनकी भूमिका के लिए राजद्रोह, हत्या और यातना का आरोप लगाया था। यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में हुआ था और यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, जिसने विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले भारतीयों को एकजुट किया। और यह जो मुकदमा हुआ था, इसमें इनकी पैरवी की थी जो वकील थे, उसमें थे भूलाभाई देसाई, आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यहाँ पर पहला कथन है हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। आरकोट कहाँ है? कर्नाटका के अंदर। यहाँ पर भी क्या थे? नवाब लोग थे। तो ये हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय नहीं हुआ था। आरकोट का उदय जब मुगल कमजोर हो गए थे, मुगलों के बाद कमजोर होने के बाद यहाँ के नवाब ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जिसके कारण आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय 1565 में क्या हुई थी? तालीकोटा की लड़ाई या राक्षस तगड़नी की लड़ाई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। उसके बाद विजयनगर के सामंत थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता का उदय करना शुरू कर दिया। उसमें से एक था मैसूर राज्य, जो पहले विजयनगर साम्राज्य के अधीन काम करता था, लेकिन जैसे विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ, इन्होंने अपने को नए राज्य के रूप में उदय कर दिया। और इसी से संबंधित है कौन? हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो यह दूसरा कथन है सही। पहला कथन गलत हो गया, दूसरा सही है, यानी कि डी बी ऑप्शन एलिमेंट हो गया। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। अब अहमद शाह दुर्रानी था, ये क्या था? बाहरी आक्रमणकारी था। इसने भारत में लूटने के लिए बस हमले किए थे। इसने भारत में राज्य स्थापना का कोई मंशा इसकी थी नहीं। ये आदत था, लूटता था और चला जाता था। इसके साथ भी एक और बंदा था, इससे पहले आया था नादिर शाह। नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली, आपने नाम सुना होगा। ये दोनों लुटेरे थे, अफगानिस्तान से आते, भारत को लूटते, चले जाते। तो इन्होंने राज्य गठन तो किया ही नहीं था, इसलिए तीसरा कथन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। और रुहेलखंड राज्य की स्थापना की थी अली मोहम्मद खान ने, इसलिए आंसर होता है यहाँ पर बी। अर्काट की निजामत, जिसे कर्नाटक नवाबदम भी कहा जाता है, हैदराबाद राज्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। आरकोट शुरू से मुगल साम्राज्य का हिस्सा था और कर्नाटक के नवाब का अधीन था। बाद में मुगल सत्ता के कमजोर होने के साथ आरकोट के नवाब ने एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया। हालांकि हैदराबाद का गठन 1724 में हुआ, जब निजामुल मुल्क आसफ जहां ने मुगल साम्राज्य स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन अर्काट हैदराबाद से अलग था और उस पर अपने नवाब का शासन था। मैसूर राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में वोडियारों द्वारा की गई थी। वोडियार वंश का शासन था यहाँ पर, जो शुरू में विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक जागीरदार राज्य था। तालीकोटा युद्ध जो कब हुआ? 1565 में। इसे राक्षस तगड़नी की लड़ाई भी बोलते हैं। के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, और विशेष रूप से हैदर अली और टीपू सुल्तान के बाद। ये तो बहुत फेमस है ही, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो रोहिलखंड की स्थापना 18वीं शताब्दी के आरंभ में दाऊद खान के नेतृत्व में अफगान सरदारों द्वारा की गई थी। यद्यपि अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, परंतु उसने रोहिलखंड की स्थापना नहीं की। इसके बजाय रोहिल अफगानों ने अवध में मुगल क्षेत्रों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से राज्य का गठन किया, और इसमें गठन करने वाला था अली मोहम्मद खान। स्थापना कब की थी? 1721 में। और यह रोहिलखंड प्रांत आता कहाँ है? जो आज का यूपी है, उसमें जो यूपी का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहीं पर है रोहिलखंड राज्य। जो रामपुर रियासत है, वो रोहिलखंड राज्य से संबंधित थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन एकदम रिपीट हुआ है। अजंता के बारे में पहले कितनी बार आ चुका है? 2013 में भी आया था, 2014 में भी आया था, और यहाँ पर वापस पूछ लिया है। मेरा अजंता एलोरा कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो गलती आपकी ही है। यहाँ पर पहला कथन है अजंता गुफाएं वगोरा नदी की घाटी में स्थित है। पहला इसी होगी सीधा। सबसे पहली लाइन आती है जो अजंता गुफाएं वो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है, और जहाँ से वगोरा नदी निकलती है। अजंता जो गुफाएं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनको वाकाटक राजवंश था, उन्होंने संरक्षण दिया था। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 विहार है, 4 चैती है। ये सह्याद्री जो पहाड़ पर्वतमाला है वहां पर आती है, और ये साथ ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इनको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। दूसरा, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप बेतवा नदी घाटी में स्थित है।
तीसरा है पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। यह नर्मदा नदी घाटी में नहीं है, यह स्थित है गोदावरी नदी घाटी में। लास्ट है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, यह कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। सांची स्तूप है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और यह भी क्या है, यूनेस्को वाला हेरिटेज साइट है। यहाँ पर जो पांडुलिना गुफा है इसको बोला जाता है नासिक की गुफा भी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है त्रिरश्मि गुफा भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कुल 18 गुफाएं हैं, जिसमें से कितनी 17 तो है विहार और एक है चैत्य। और इसमें से एक जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है, गुफा संख्या 11। इन्हें नासिक गुफा भी कहा जाता है, ये आप बात याद रखना। अमरावती स्तूप कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है और यह कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी बहुत ही साधारण प्रश्न है, अगर बोले तो ये भी रिपीट हो रखा है। किस प्रकार से रिपीट हो रहा है अभी देखते हैं। यहाँ पर पहला कथन है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। अब सबसे पहले बात है यूनिसेफ। यूनिसेफ है बच्चों से संबंधित, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बच्चों से संबंधित है ये, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। यूनिसेफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती कि यूनिसेफ किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसको 1965 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1986 में इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह एक रिपोर्ट जारी करता है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत। यूनेस्को है उसने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। दूसरा कथन है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। जब पाकिस्तान की संविधान सभा बनी तो एक तो था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। कौन सा आज का बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के लोग आएंगे तो वो अपनी बांग्ला भाषा के लिए तो रिक्वेस्ट करेंगे। ये तो सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बांग्ला के लोग हैं वो बोले नहीं हमारे को उर्दू थोप दो हम ले लेंगे, और बांग्ला भाषा वाले कितने ज़्यादा वो है अपने भाषा को लेकर। तो यहाँ जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर ईस्ट बांग्ला वाले लोग, ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग अगर आएंगे कहाँ पर, पाकिस्तान की संविधान सभा के अंदर, तो अपनी ये मांग तो सबसे पहले लेके आएंगे। और पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान की संविधान सभा ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसी के बाद बांग्लादेश के गठन की मांग उठनी स्टार्ट हो गई थी और अंत में 1971-72 में जाके बांग्लादेश बनकर ही रहा। तो इसका आंसर है बी। आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। आज हमने कुल 7 प्रश्नों को देखा है। आगे हम क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन आगे के जो प्रश्न एनवायरमेंट के हैं इसलिए उनको कल से हम स्टार्ट करेंगे सेपरेटली। तो मिलते हैं कल नई ऊर्जा एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।